ओके सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्स। ठीक है, प्री एग्ज़ाम रिविज़न सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग करने वाले हैं ऋतुराज का कन्यादान। हिंदी पढ़ रहे हैं, पहले तो बता दूं, हिंदी रीडर। और क्लास भी कंफर्म कर दूं, क्लास 10th। इफ़ यू आर नॉट इन 10th तो फिर आपके काम का नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो क्लास 10th का हिंदी रीडर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ऋतु राज। ये उसके राइटर हैं और उनका चैप्टर है कन्यादान। तो मेक श्योर कि आप इसको ऋतुराज का कन्यादान इस नाम से याद रखो, ऋतुराज का कन्यादान। इससे आपको याद रहेगा कि राइटर कौन है और दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वापस कि इसका राइटर आखिर था कौन। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे कि ऋतुराज की जो एक लेखक परिचय आता है बुक में, वो हम देखेंगे पहले। फिर हम देखेंगे कि पाठ किस बारे में है और फिर हम पाठ को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका प्रश्न अभ्यास देखकर और उसके रचना और अभिव्यक्ति तक हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत मीनिंगफुल चैप्टर है, मतलब बहुत महत्व है इसका हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में। और इसको समझना आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि बिल्कुल आप रिलेट कर पाएंगे इसको अपनी सिस्टर, नहीं तो अपने आप से, नहीं तो अपनी मदर, नहीं तो अपनी भाभी या फिर दीदी, किसी की भी लाइफ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कन्या का नाम आ रहा है यहाँ पर और उसका दान, तो यानी शादी। अगर आप किसी की भी शादी में गए हैं फ्रॉम द साइड ऑफ गर्ल्स, कन्या की साइड से अगर आप गए हैं तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। बहुत इजी गोइंग चैप्टर है, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट या फिर कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हम पढ़ते हैं पहले लेखक परिचय। तो मैंने आपको पहले जैसा कि बताया, इसके लेखक हैं ऋतुराज। इनका नाम है ऋतुराज। इनका जन्म हुआ था सन 1940 में, 1940 में, भरतपुर के अंदर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो भरतपुर। ओके, फिर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से ही उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। तो उन्होंने अंग्रेजी में एमए कहाँ से किया? क्योंकि वो राजस्थान के भरतपुर में तो वो पैदा हुए थे। ये बातें भी याद रखने वाली है। जो राजस्थान में उनको तो इजीली याद हो जाएगा, लेकिन जो राजस्थान के बाहर है वो कंफ्यूज होंगे भरतपुर और जयपुर में। तो मेक श्योर कि भरतपुर में वो पैदा हुए और जयपुर में उन्होंने अपनी एमए किया अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में। ठीक है, इंग्लिश में उन्होंने एमए किया है, M.A, इट इज़ अ डिग्री। ओके, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स उन्होंने वहाँ से किया। उसके बाद में 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद फिर 40 सालों तक, पहले वो पैदा हो गए भरतपुर में, उन्होंने यहाँ से एमए कर ली। एमए करने के बाद 40 सालों तक, 40 इयर्स तक उन्होंने जो है अंग्रेजी साहित्य इज़ लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब हम कह सकते हैं, एक तो देखो वेट, दो इंग्लिश के पार्ट्स होते हैं, लिटरेचर और लैंग्वेज। वैसे ही हिंदी के भी दो पार्ट होते हैं, साहित्य और एक हमारी होती है व्याकरण। तो लिटरेचर का मीनिंग क्या है? लिटरेचर का मीनिंग है रीडर पार्ट। लिटरेचर का मीनिंग है राइटिंग दैट इज़ कंसिडर्ड ए वर्क ऑफ आर्ट। संस्कृत लिटरेचर, प्रिंटेड मटेरियल, राइटिंग। ठीक है, तो यानी कि लिटरेचर यानी कि रीडर जो होती है, इंग्लिश रीडर, वो उन्होंने स्कूल्स में पढ़ाया 40 सालों तक। और उसके बाद में अब सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहते हैं। सेवानिवृत्ति क्या होता है मेरे को खुद को नहीं पता है बेसिकली, देखते हैं, एक सेकेंड वेट करो। इसको पढ़ना सीखो पहले तो। सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, बस ऐसे ही डाल दो भाई। सेवानिवृत्ति यानी अच्छा पेंशन, हाँ मेरे को यही लगा था, पेंशन। ठीक है, सेवानिवृत्ति का मतलब क्या होता है? पेंशन। तो फिर 40 सालों तक पढ़ाया उन्होंने जयपुर में, सॉरी हाँ, कहाँ पर पढ़ाया था? जयपुर में ही पढ़ाया था, नहीं जगह कंफर्म नहीं है, कहीं पर पढ़ाया 40 सालों तक स्कूलों में। और उसके बाद में
अब वो पेंशन लेते हैं और पेंशन लेते लेते वो जयपुर में रहते हैं, ठीक है। पेंशन से अब वो गुजारा करते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 8 उनके कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। अब वो कौन से हैं 8 कविता संग्रह, जिसमें एक है मरना धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत, इस तरह से ये कुछ प्रमुख हैं, ठीक है। उन्होंने सोमदत्त और ये सारे सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। ये सारे पुरस्कार मिले, तो ये सब नाम ज़रूरी हैं। एक तरफ एक पेपर पे लिस्ट बनानी चाहिए, एक तरफ तो उनके पुरस्कार और एक तरफ उनकी सारी की सारी जो भी रचनाएं हैं वो सब आपको लिखनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, ओके। उसके बाद में आगे क्या है अगला, मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए, मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। मुख्य धारा से अलग समाज के, मुख्य धारा क्या होता है, मतलब ओके, ये मैंने सुना है कि ये पैराग्राफ जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर फिर भी मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। एक बार आप वेट करो, मैं पूरे पैराग्राफ का मीनिंग आपको बता दूँगी इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश क्योंकि समझने में ईजी रहेगी और मुझे भी समझाने में ईजी रहेगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। हिंदी मैं पढ़ाती नहीं हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो मैं आपको एक बार इसका ला के दे देती हूँ पूरा का पूरा समरी, ओके। वेट, ओके। सो जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ था उसका मैंने पूरा एक इंग्लिश मीनिंग निकाल लिया है। अब आपको इजीली समझ में आएगा। मुख्य धारा वाला जो पैराग्राफ है वो उसका मीनिंग इतना छोटा सा, इतना सिंपल है, इतना इजी है, ठीक है। इसको हम ऐसे रखते हैं ताकि मेरे को थोड़ा सा समझाने के लिए जगह मिले। अरे गया, कोई बात नहीं, आई विल ब्रिंग इट अगेन। और रुको, पेजेस ऐड करने दो। नाउ गो टू 1, है ना। वेट करो 2 मिनट। तो देखो इसमें मैंने आपको पूरा मीनिंग निकाल के दे दिया है, ठीक है। अब समझना आपके हाथों में है, ठीक है। तो इसको तो हटाओ, चलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऋतुराज हैज़ मेड द सब्जेक्ट, वेट, ऋतुराज हैज़ मेड The subject of his writings concerns of marginalized people apart from mainstream. Marginalized people मतलब जो लोग एक रेखा के पीछे हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में हैं, जिनको पूरी जो नॉर्मल पीपल हैं, जैसे हम हैं, ठीक है। मैं जानती हूँ मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस रेखा के पीछे हैं। तो वो जो मार्जिनलाइज पीपल है ना, जो रेखा के पीछे हैं, उन लोगों के ऊपर ऋतुराज जो हैं लिखते हैं, उनको अपना सब्जेक्ट बनाकर चलते हैं। ये नहीं कि जो मेन स्ट्रीम में हैं, जो अच्छे खासे हैं, उनके बारे में नहीं लिखते हैं। हिज पोएम्स आर रियल एक्सपीरियंस ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। एंड ही लुक्स अप टू सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड आयरनी हैपनिंग अराउंड हिम एवरी डे। जो भी पूरा दिन होता है ना आसपास में, कि कहीं शोषण हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है ना, जो गलत चीज़ें हो रही है उसके बारे में वो लिखते हैं। सही चीज़ों के बारे में तो हर कोई लिखता है, पर गलत के बारे में कम लोग लिखते हैं। तो ऋतुराज उन कम लोगों में से हैं, ठीक है। उसके बाद में देयर लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू देयर सराउंडिंग्स एंड पीपल लाइफ। उनकी जो लिखने की भाषा है या लिखने का जो ढंग है, वो उनके आसपास रहने वाले लोगों और उनकी ज़िंदगी और उनकी सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद में वेट, नाउ अगला क्या है, ये हो गया पूरा का पूरा पैराग्राफ कंप्लीट। नाउ कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श के रूप से हटकर सीख दे रही है। कन्यादान जो एक कविता है, इसमें माँ बेटी को, यानी एक माँ एक बेटी को, अपनी बेटी को जिसकी शादी हो रही है और उसका वो कन्या दान कर रही है, ठीक है। कन्या दान वो कर रही है। तो यहाँ पर जो है हटकर स्त्री में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे, यानी कि एक स्त्री जो होती है, माँ भी स्त्री है, बेटी भी स्त्री है,
कन्यादान भी स्त्रियों का ही होता है। तो उस स्त्री वाला जो क्राइटेरिया है उससे हटकर माँ अपनी बेटी को क्या दे रही है, शिक्षा दे रही है। अब देखेंगे चैप्टर में क्या शिक्षा दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कवि जो है हमारे चैप्टर के, दैट इज़ ऋतुराज, उनका मानना ये है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि कवि जो है ऋतुराज वो ऐसा मानते हैं कि समाज जो है, जो ये सोसाइटी है, ये स्त्रियों के लिए जो एक बार मतलब जो आचरण संबंधी जो भी प्रतिमान, आचरण संबंधी यानी रहन सहन ढंग के बारे में जो भी एक लाइन बना देती है या फिर एक क्राइटेरिया फिक्स कर देती है, स्त्री को उसके पीछे या फिर उससे अड़कर ही हमेशा चलना पड़ता है, ठीक है, जो कि वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं, ठीक है। कोमलता के गौरव और कमज़ोरी का उपहास छिपा रहता है। कोमलता के गौरव में यानी ऐसा हम दिखाते हैं कि एक जो स्त्री है वो क्या है, कोमल है। स्त्री क्या है, कोमल, नॉट कि उसका नाम कोमल है। स्त्री कोमल है मतलब सॉफ्ट हार्टेड है ना। सॉफ्ट हार्टेड हम कहते हैं ना, गर्ल्स आर सॉफ्ट हार्टेड कंपैरेटिव टू बॉयज़। तो यानी स्त्री क्या है, स्त्री सॉफ्ट हार्टेड है, जबकि स्त्री को कमज़ोर माना जाता है। पर सॉफ्ट हार्टेड कह के बताया जाता है कि मतलब जो ये सोसाइटी है ना, इसके अकॉर्डिंग जो स्त्री है वो सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन आधी सोसाइटी का ऐसा मानना है स्त्री सॉफ्ट हार्टेड है और आधी का ऐसा मानना है स्त्री कमज़ोर है। तो उसकी कमज़ोरी का यहाँ फ़ायदा भी पूरा उठाया जाता है और उसकी सॉफ्ट हार्टनेस का पूरा माना भी जाता है कि वो सॉफ्ट हार्टेड है, पूरा का पूरा ये माना जाता है। तो अब यहाँ पर स्त्रियों का एक तरह का उपहास होता है कमज़ोरी को लेकर के, ठीक है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। नाउ व्हाट इज प्रतिकार? वेट 2 मिनट, यू हैव टू वेट। प्रतिकार है तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लड़की जैसा ना दिखाई देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर के लिए कि लड़की होना, लड़की जैसा ना दिखाई देना वगैरह वगैरह। प्रतिकार, अरे ये तो मूवी आ गई। अपकार, क्षति आदि के बदल दिए जाने वाला धन, मुआवजा। इंग्लिश में देखते हैं यार, आई डोंट नो हिंदी। रेमेडी वेट, चलो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कोमलता और कमजोरी की तो क्या लड़की जैसा दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। यानी इसी के जो आदर्श है ना, ये जो आदर्श है ना जिनके पीछे एक महिला दबी हुई है, इन्हीं के लिए या फिर इन्हीं आदर्शों से जुड़ी हुई एक बात है कि लड़की जैसा न दिखाई देना इसी की एक दवा है। यानी ये जो दिक्कत है ये कमजोरी वाली, इसकी दवा कौन है? इसकी दवा है प्रतिकार, सॉरी इसकी दवा है आदर्शिक, इसकी दवा है लड़की जैसा ना दिखाई देना। इसकी दवा क्या है? लड़की जैसा ना दिखाई देना, ठीक है, वो इसकी दवा है। तो ये दवा हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रयोग करनी पड़ेगी। वेट, ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। यस, बिल्कुल, ये आप रिलेट कर सकते हैं। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, ठीक है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। यहाँ पर जो कविता है इसके अंदर किसको अंतिम पूंजी कहा गया? बेटी को, ठीक है। अंतिम पूंजी क्या है? चाहे आपका घर बिक जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, गाड़ी चली जाएगी, जितना भी आपके पास गहना है सब चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, तब भी
इवन अगर आपका एक बेटा भी चला जाएगा, आपको ये नहीं, मरना वाली बात नहीं हो रही, मरना नहीं दूसरे आइडिया में, ठीक है, मरने के उसमें यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि पूरी दुनिया अगर आपको छोड़ के अलग हो जाएगी, कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, तो भी आपकी बेटी आपके साथ खड़ी रहेगी, ठीक है। बेटी और माँ साथ रहेंगे चाहे पूरी दुनिया अलग हो जाएगी। इसलिए बेटी को क्या कहा गया है, अंतिम पूंजी कहा गया है। बेटी को क्या कहा गया है, अंतिम पूंजी, क्योंकि माँ के लिए पूरी दुनिया पूंजी है। ये सारी पूंजी उधर हो रही है, तभी भी एक पूंजी बच रही है, तो एक पूंजी अंतिम पूंजी है ना, एक पूंजी अंतिम पूंजी है, तो इस स्टाइल में कहा गया है। उसके बाद कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। कविता इस तरह से नहीं लिखी गई है कि इमोशंस को भरे गए हो अंदर, या फिर जो है जैसे नॉर्मल लोग करते हैं ना कि कन्यादान होता है तो वो वाली फीलिंग नहीं है कविता के अंदर। कन्यादान नाम से लग रहा है, ठीक है, रोने जैसी होगी, विदाई वगैरह, शादी, ये सब होगा, नहीं, ये प्रैक्टिकलिटी पे है कि जो माँ ने अपने लाइफ में अनुभव किया है वो उसको ही यहाँ पर बता रही है, या फिर यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि माँ जो है वो रो रही है एंड वो कह रही है ध्यान रखना, खाना खाना, फ़ोन करना, ऐसा सब नहीं है। यहाँ पर एक प्रैक्टिकलिटी है कि ज़िंदगी में बचकर रहना, अगर कोई दिक्कत हो तो इस तरह से उसको हैंडल करना। ये नहीं कह रही है कि कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना, या मैं हूँ, या फिर अपना ध्यान रखना, या फिर घर में सबको सुखी रखना, या फिर बीमार मत पड़ना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ओके, सो इस तरह से अगला क्या है, इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। अब देखते हैं कि क्या है ये कविता। अब शुरू कर रही हूँ मैं, है ना, इतनी देर मैंने शुरू नहीं किया, एंड वीडियो हैज़ वेंट 17 मिनट्स, 17 मिनट से मैंने केवल इसका इंट्रोडक्शन दिया है, कवि का और इस कविता का केवल इंट्रोडक्शन। ये वेट, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन, यहाँ पर समाप्त कैसे लिखते हैं, ओ माय गॉड, लिखना पड़ेगा आज तो, आई नो, आता है, वेरी गुड। चलिए, सो अब देखते हैं क्या है कविता कन्यादान। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, कितना वास्तविक था माँ का दुख। इस लाइन का मतलब क्या है, कितना वास्तविक था माँ का दुख, यानी जब एक माँ की बेटी उसके घर से जा रही थी तो उसका दुख कितना प्रामाणिक था, कितना वास्तविक था, कितना रियल था, कितना गहरा था, है ना। इस तरह से, ये नहीं कि वो ओवर एक्टिंग कर रही थी, या फिर वो केवल आंसू बहा रही थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, या फिर वो आंसू ही नहीं बहा रही थी, नहीं, दुख था और वो वास्तविक था, वो प्रामाणिक था, प्रमाण था उस दुख का, ठीक है। वो दुख कोई ऐसे ही नहीं था छोटा मोटा दुख, वो बहुत बड़ा दुख था, ठीक है। उसके बाद लड़की को दान में देते वक्त, जब वो अपनी लड़की का दान कर रही थी तब उसका दुख कितना प्रामाणिक था, ठीक है। अब यहाँ पर मेन बात ये कि लड़की को दान, इस लाइन से हम क्या देखें कि लड़की का दान कैसे हो रहा है। लड़की क्या कोई चीज़ है जिसको दान दे दिया जाए। हम अपना चद्दर दान में दे सकते हैं, हम बर्तन दे सकते हैं, हम टीवी दे सकते हैं, हम घर तक दे सकते हैं, हम पैसा दे सकते हैं, पर क्या एक इंसान को, एक जीवन को दान में दे दिया जा सकता है? तो नहीं, दान में नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है कन्यादान, कन्या का दान, पर दान नहीं है वो केवल एक परंपरा है जिसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। कि अगर देखो शादी है तो दो लोगों के बीच में है, ठीक है। अब अगर दोनों ने आपस में कोई रिश्ता, कोई बॉन्ड बनाया है तो रहना तो पड़ेगा साथ। ये तो केमिकल्स की तरह है ना, कि अगर कोई बॉन्ड बना है तो साथ रहोगे तभी तो वो बॉन्ड जिंदा रहेगा। अगर अलग अलग ही रहोगे तो फिर वो बॉन्ड ही नहीं है, फिर तो वो तो बस ऐसे ही है, टाइम पास, है ना।
इज़ इक्वल टू का साइन तो लगेगा ही, और अगर इज़ इक्वल टू का साइन नहीं है तो मतलब शादी भी नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए ये पॉइंट बनते हैं। गया, फिर से गया, वेट 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 वेट, गया। बहुत दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, मैं तो तंग हो चुकी हूँ। चल 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 चल, बस ठीक है, चलिए। तो ये क्या है कि वो यही कह रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, दान नहीं हुआ है लड़की का, लड़की को दिया नहीं गया है। दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं, दो लोगों ने आपस में रिश्ता बनाया है, दैट इज़ लड़का और लड़की। उन्होंने अगर साथ में एक रिश्ता बनाया है तो अब उनको साथ रहना पड़ेगा, चाहे फिर ये इसके घर आए या ये इसके घर आए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर वो परंपरा बन चुकी है कि लड़की ही जा रही है। तो यही तो दुख है ऋतुराज का कि क्यों है ऐसा कि हर तरफ मतलब इन्हें ही आगे किया जा रहा है, मतलब लड़कियों को ही आगे किया जा रहा है। तो वही है कि बस बॉन्ड बना है तो साथ रहना है, तो वो एक परंपरा है, वो एक मजबूरी है जो फॉलो हो रही है, ठीक है। कई लोग नहीं भी करते हैं ऐसा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दान नहीं दिया जाता है, ऐसा नहीं कि दान क्या होता है, जब आपकी चीज़ आपने किसी को दे दी और अब वो आपके पास वापस नहीं आएगी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक बार अगर दे दी लड़की तो क्या वापस नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी, बार बार आएगी, रोज़ आएगी। चाहे तो वापस इसी घर में रह सकती है ना, महीने भर रह सकती है, 2-3 महीने रह सकती है, 1 साल रह सकती है, तो उसमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चाहे तो वो जो दूसरा लाइफ पार्टनर है वो भी यहाँ आके रह सकता है और लाइफ टाइम यहाँ रह सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई कन्यादान की बात। अब लड़की को दान में देते वक्त, इसका मतलब है लड़की को किसी दूसरे के घर बेचते वक्त माँ का दुख कितना वास्तविक था। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, अंतिम पूंजी का मतलब है सुख दुख की साथी हो, तो यानी कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो या फिर वही उसकी जो है एकदम, ऐसा नहीं होता कि अगर एक इंसान के पास 50 चीज़ें हैं मान लो, है ना, 50 चीज़ें हैं, एक 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 करके उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, उसने मान लो उसने ना 10 चीज़ें किसी को दे दी दान में, 10 चीज़ें उसकी चोरी हो गई, ठीक है, 10 चीज़ें उसके जो भाई था उसको दे दी, 10 चीज़ें उसने अपनी बच्चों पर न्यौछावर कर दी, ठीक है, 9 चीज़ें उसने अपनी माता पिता को दे दी। अब क्या बचा? एक चीज़, जो किसकी है? उस इंसान की खुद की। तो अब अगर उससे वो एक चीज़ छिन रही है तो तब उसका जो दुख होगा, दुख एक्सट्रीम पे होगा ना। अब दुश्मन नहीं लिखना है, वेट। तो जो उसका दुख होगा वो एक्सट्रीम पे होगा, यानी हाई लेवल पे होगा। अब उसका दुख हाईएस्ट लेवल पे होगा, मतलब डबल हाई पे। तो वैसा ही दुख अभी उस माँ का है, जैसे कि कोई अंतिम पूंजी छीन रहा हो ना, ये वाली जो अंतिम पूंजी है ये छीन रही हो ना, वैसा दुख है अभी उस माँ का। तो जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी मतलब वेट, सयानी मतलब पीछे आया होगा मीनिंग, देयर इज़ नो मीनिंग, कैसी बुक है रे, ठीक है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं थी। सयानी का सिंगल वर्ड है मैच्योर, दैट्स इट, वेट। तो वो पूरी तरह से तो अभी मैच्योर भी नहीं थी और अभी इतनी भोली सरल थी, भोली थी अभी, यानी कि लड़की के गुण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, देखना। पहली चीज़ वो इमेच्योर थी, दूसरी वो भोली थी, तीसरी वो सरल थी मतलब है भी, मरी नहीं है, बट हाँ ठीक है लिखते हैं। तो पहली चीज़ तो वो इमेच्योर थी, सरल थी, भोली थी। मतलब ये पास्ट टेंस में है ना, क्योंकि कहानी तो पहले हुई है ना, ये इंसिडेंट पहले का है, लोग नहीं पुराने हैं, इंसिडेंट पुराना है, ठीक है। तो उस वे में हम थी का यूज़ कर रहे हैं कि उसे सुख दुख का आभास तो होता था, कि उसे सुख का तो आभास होता था, मतलब वो इतनी सरल और इतनी भोली थी कि उसको केवल सुख का ही आभास होता था। क्योंकि देखो उसको यही पता था कि शादी होगी तो उसके बाद में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं मेरे लाइफ में, क्या क्या अच्छा है, नए शहर में जाएंगे। मान लीजिए अगर गांव से, फॉर सपोज गांव से शहर में अगर शादी हो रही है उसकी, हाँ
शहर के किसी व्यक्ति से हो रही है, गाँव में वो भी रहती है। तो वो एक खुशी है कि चलो मैं शहर में जा रही हूँ। हाँ, मेरे 5 भाई बहन हैं मान लो, वो पाँचों के पाँचों कहाँ रह रहे हैं, गाँव में, पर मैं कहाँ जा रही हूँ, शहर में। तो वो एक खुशी है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें, उसको भी पता था कि मेरे को नए नए कपड़े मिलेंगे, बहुत सारे गहने मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, और मेरे जो परिवार है वो भी अच्छा नया मिलेगा, है ना। मेरे एक मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना। मैं एक नए बड़े घर में रहूँगी, यहाँ हम गरीब थे, वहाँ मैं अमीर हो जाऊँगी। शायद मैं अब अपने जो है माता पिता, उनको भी शायद अब मदद कर सकूँगी, या फिर शहर में मैं जाकर नौकरी करूँगी। जो भी था उसके दिमाग में, वो उसकी खुशी थी, और उसको केवल सुख का ही आभास था, ठीक है। लेकिन दुख बांचना, बांचना यानी बाल बाँचते ना, कॉम्ब होता है, कॉम्ब, इससे इससे जो हम बाल बाँचते हैं, तो वो दुख बाँचना, बाँचना मतलब दुखों को सुलझाना। बाल सुलझाता है, बाल बाँचते हैं। तो वैसे दुख बाँचना, दुख सुलझाना नहीं आता था अभी उसको। विवाह के बाद में दुख भी तो होंगे। अगर उसको लग रहा है मैं शहर में जाऊँगी तो शहर में और तरह के दुख नहीं होंगे, क्या पता उसके परिवार वाले कैसे हों, क्या पता ये सारे जो रिलेटिव्स होते हैं ये कैसे हों। अरे ठीक है, ये सास ससुर, या फिर वो उसका जो हस्बैंड है, जो लाइफ पार्टनर है, वो कैसा हो, या फिर उसकी कोई भी अगर उसके घर में ठीक है, ये लोग कैसे हों, या फिर कोई और हो। मान लो कि शहर में जो है उनके घर में एक कुत्ता ही पला हुआ हो, एकदम सिंपल बता रही हूँ कि सिंपल दुख क्या हो सकता है। एक कुत्ता पला हुआ हो, और ये जो लड़की है इसको कुत्ते से डर लगता हो, तो वो एक छोटा सा दुख है। तो दुखों का पता नहीं था उसको केवल सुखों का पता था, ठीक है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका यानी रीडर, रीड करने वाली, थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी उसको धुंधला धुंधला अभी नॉलेज थी इस तरह से। प्रकाश यानी पूरी जो एक क्लियर होता है ना विजन। देखो, वेट, देखो एक स्कोप होता है, उस पर क्लियर विजन होता है कि हाँ ये क्लियर विजन है, और एक होता है धुंधले प्रकाश की, यानी कि जिसका निशाना सटीक है उसका यहीं लगेगा, जिसका निशाना सटीक नहीं है उसका कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ, इस तरह से लगेगा, है ना। तो सटीक वाले का कहाँ लगेगा, उसका केवल और केवल बीच में ही लगेगा, ठीक है। बाकियों का कहाँ लगेगा, कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी तो बाहर भी। तो वही ये पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कुछ तो तुक थे, तुक्के, है ना, और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की वो पाठिका थी। कुछ तो उसने तुक्के लगाए थे, और कुछ कुछ उसकी लयबद्ध जो पंक्तियाँ थी, बस वही उतना ही वो ज़िंदगी के बारे में जानती थी। माँ ने कहा, अब माँ ने कहा, माँ की लाइनें बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाली हैं, इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल लाइनें हैं, बट बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाली लाइनें हैं, ध्यान से सुनना। क्या है माँ की लाइनें। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी दर्पण में देखकर अपने चेहरे पर आकर्षित मत होना। ये मत सोचना कि मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कभी भी ज़िंदगी में कैसा भी पड़ाव आ जाए, आग में मत जल जाना खुद, ठीक है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण यानी जितने सुंदर कपड़े और जितने सुंदर गहने, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, शब्द की तरह हैं ये, है ना। बंधन है स्त्री जीवन के, और यही स्त्री जीवन के एक बंधन है। एक बंधन क्या होता है, इस तरह से। तो ये केवल एक छोटा सा बॉन्ड है, बस, और कुछ नहीं है। तो खुद के ऊपर कभी भी आकर्षित मत होना, ना कभी आग में जलना, ठीक है। चाहे दूसरों को जला देना, पर खुद इतनी कमज़ोर मत होना कि जल जाओ, ठीक है। माँ ने आखिर में कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इसका ये मतलब नहीं कि लड़कियों के समान मत कैरी करना, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि लड़की की तरह कोमल तो होना, पर लड़की की तरह कमज़ोर मत होना। तो यहाँ पर एक हमको इससे जो है चीज़ मिलती है, एक डेफिनेशन मिलती है। देखो मैं बताती हूँ कि क्या मिलती है डेफिनेशन, कि कोमल, अरे भैया, कोमलता इज नॉट इक्वल टू, या फिर रुको 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 रुको,
कमजोरी। ये वाली डेफिनेशन तुम कभी भी याद मत करना, ठीक है। ये माँ उससे कहती है और उसके बाद में कविता यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अब इस कविता में हमने क्या देखा कि कन्यादान के समय माँ ने एक तो अपनी बेटी से कहा क्या और बेटी अभी किस नेचर की थी। बस दो ही मेन बातें हैं, माँ ने बेटी से क्या कहा और बेटी अभी खुद किस नेचर की थी, कि वो कमज़ोर थी, वो कोमल थी, चाहे वो जैसी भी थी, ठीक है। कमज़ोर नहीं थी, पहली बात तो वो आई एम टेलिंग यू, कमज़ोर नहीं थी वो, ठीक है। वो सरल थी, वो भोली थी, या फिर वो जो भी थी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था एरा इमेच्योर थी, सॉरी इमेच्योर थी, ठीक है, TURE, और सरल थी, भोली थी, और उसे केवल सुखों का पता था, दुखों का नहीं पता था, ठीक है। उसे ये नहीं पता था ये लोग कैसे होंगे, है ना। ओ आई एम नॉट मीन टू दैट। तो अब देख लेते हैं इनके प्रश्न उत्तर, ठीक है। प्रश्न अभ्यास में हम फटाफट से इनको देख लेते हैं। ओके सो प्रश्न अभ्यास का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि तुम लड़की तो होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लड़की होने का मतलब है कोमल होना और लड़की जैसा दिखाई न देने का मतलब है कमज़ोर ना होना, ठीक है। अब आंसर पढ़ते हैं। सो माँ ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वह लड़कियों पर हो रहे शोषण से उसे बचाना चाहती है। उससे किसे, उससे मतलब अपनी बेटी को, ठीक है। किसको बचाना चाहती है, अपनी बेटी को। तो माँ उसे लड़कियों पर होने वाले शोषण से बचाना चाहती है। कोमलता और शालीनता मतलब शायद होगा, शालीनता मतलब भी हाँ यही होगा, कोमलता, सुंदरता, है ना, ये सब। तो वो लड़कियों के गुण होते हैं जिसे माँ बनाकर रखने को कहती है, परंतु साथ ही यह भी कहती है कि इतना कमज़ोर मत बनना कि लोगों का अत्याचार सहन करो, चूँकि कमज़ोर लड़कियों का शोषण किया जाता है, ठीक है। शोषण मतलब कि किसी भी तरह से उनको तंग किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको मतलब इरिटेट किया जाता है, इस तरह से। तो किसी भी तरह से इतनी कमज़ोर मत बनना कि लोग तुमको ही परेशान करें, ठीक है। ये माँ ने कहा है यहाँ पर। तो समझ में आ गया ये आंसर, बहुत इजी आंसर है। मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखकर फ़ोटोग्राफ खींचा है ताकि आपको फर्स्ट एंड लास्ट विजन में ही ये समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद में ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू, इधर है सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग जो है माँ ऐसे कहती है वो रोटियां सेकने के लिए है, रोटियां चपातीस बनाने के लिए है, ना कि जलने के लिए, क्योंकि लड़कियां अक्सर उसमें जल जाती है, ठीक है। लड़कियां, बहुएं, माएँ, सासें तो नहीं, सासें तो उस ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ लड़कियां और बेटियां वगैरह ये सब इस आग में जल जाती हैं, ठीक है, खुद को जला देती हैं। तो माँ ने उससे कहा है कि तू ऐसा मत करना, तू इतनी कमज़ोर मत बनना कि कोई तुझ पे शोषण करे और उस शोषण से परेशान होकर तू अपने आप को आग में जला दे। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इन पंक्तियों के समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है ना, अत्याचारों पर, शोषण पर, जितनी उनकी दिक्कतें हैं उन पर, सब पर करा जा रहा है, कष्ट हो रहे हैं जीवन में उनके, नारी के, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं। इन पंक्ति में समाज द्वारा नारी पर किए जा रहे अत्याचारों की ओर संकेत किया जा रहा है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है, उसे अग्नि में जला दिया जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो खुद ही जल जाती है, कभी कभी लोग उसे अग्नि में जला देते हैं, है ना, होता है ऐसा, कई मूवीज़ में दिखाया गया है, पुरानी मूवीज़ में, एंड ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। औरतों को जला दिया अब तो थोड़ी विमेन पावर है, पर फिर भी
ये जो है शोषण ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। एंड स्पेशली इंडिया की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही शोषण है जिसकी माँ ने यहाँ पर बात की है। उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है, नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है, ठीक है। ये हम सब जानते हैं, बिल्कुल लाइफ से रिलेट करने वाली बातें हैं, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि आप इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, पूरा रिलेट कर पाएंगे आप इसको, ठीक है। तो ये आंसर भी हो गया है कंप्लीट। ओके, चलिए नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। नेक्स्ट आंसर ये वाला है। अब इस आंसर में क्या कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन वहाँ से पढ़कर आना था क्या? क्वेश्चन तो यहाँ पर है ही नहीं। वेट, मैं बता देती हूँ, छोटा सा ही है, एक सेकेंड। माँ ने, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो हमने पढ़ा था ना अभी, ये वाला। इसका क पार्ट तो यहाँ है, अरे भैया, ठीक है। इसका क पार्ट तो ये रहा, इसका ख पार्ट मैं दिखा देती हूँ आपको, क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ, फिर आंसर लिखा हुआ है ही। तो माँ ने बेटी को क्यों सचेत करना ज़रूरी समझा? माँ ने ये सारी बात कह के, ये वाली जो बात कही ना माँ ने, ये कह के ये वाली बात कह के माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी अभी के वक्त समझा? क्यों समझा ज़रूरी? देखो, क्योंकि हमको यहाँ पर बेटी के कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़े थे ना वो काम आएंगे थोड़े से। देखो, बेटी अभी सयानी नहीं थी, हमने बोला था बेटी क्या है, इमैच्योर है, ठीक है। उसकी उम्र भी कम थी और वह समाज में व्याप्त या फिर समाज में भरी हुई बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वह सब उसकी बेटी को भी सहना पड़े, इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझा। सही बात है यार, बिल्कुल बिल्कुल सेंसफुल आंसर है। कई आंसर हमको लगता है ना कि नहीं यार ये आंसर तो सेंसलेस है, बट ये आंसर तो मैं आपको बस नहीं कहती हूँ, ये तो सेंसफुल आंसर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला वाला क्वेश्चन। क्या कहता है अगला वाला क्वेश्चन? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों में लड़की की जो छवि उभर कर आ रही है, हमें क्या लिखा है, हमें नहीं, उसे शब्दबद्ध कीजिए। शब्दबद्ध यानी अपने शब्दों में उसको पूरा एक पैटर्न में जमा कर हमें आंसर दीजिए, ठीक है। तो क्या है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, आई एम श्योर, मैंने ढंग से नहीं बताई थी ये लाइन, अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो ये रही, लड़की बहुत भोली थी, ओ शिट, नहीं, लड़की बहुत भोली भाली है, हमने कैरेक्टरिस्टिक है, हमने पढ़ा था लड़की भोली है और लड़की क्या है, सरल भी है। लड़की भोली और लड़की सरल है, ये दोनों बातें हमने पढ़ी थी, है ना, इसी वीडियो में। तो माता पिता के साथ रहकर उसने कभी दुखों का सामना नहीं किया था। देखो सही बात है, माता पिता के साथ रहेगी तो माता पिता अपने बच्चों पर नहीं दुख आने देते हैं ना, दुख बहुत कम आने देते हैं। तो और आते भी हैं तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो उनके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, आपके लिए तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है वो, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब गर्ल्स कैन रिलेट देमसेल्व्स एंड बॉयज़ कैन रिलेट देमसेल्व्स। आपकी अपनी जो भी प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, वो आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स की प्रॉब्लम है ना। आपकी वो 20% है, उनके लिए वो 80% प्रॉब्लम है, चाहे वो पूरी आपकी क्यों ना हो, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि लड़की बहुत भोली भाली थी और माता पिता के साथ रहकर उसने कभी दुखों का सामना नहीं किया था, क्योंकि वो बोला ना पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी वो एक स्कोप जो होता है ना उस पर वो केवल इतनी छोटी छोटी बातों को ही जानती थी एंड पूरा सब कुछ वो नहीं समझती थी, ठीक है। पूरा नहीं समझती थी वो किसी भी चीज़ को। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है, इन पंक्तियों में लड़की की जो छवि उभर कर यही आई है कि लड़की भोली भाली थी, माता पिता के साथ रहकर कभी दुखों का सामना नहीं किया था उसने, तो और उसे समाज में हो रही घटनाओं के बारे में भी कुछ पता नहीं था। उसे लगता था कि उसका आने वाला जीवन बहुत सुखी और एक सुखद सपना होगा, पर आने वाली बाधाओं का उसे ज्ञान नहीं था। तो बस यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद ये आंसर भी होता है कंप्लीट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? देखते हैं क्यों लग रही थी अंतिम पूंजी। देखो मैंने भी आपको बताया था कि अपनी बेटी को उसने क्या बोला, सुख दुख की साथी है ना। बेटी हमेशा सुख दुख की साथी होती है और पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती है तो भी
बेटी साथ देती है, तो इसलिए अंतिम पूंजी हो गई। एक तरह से इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हो, दूसरी तरफ आप उस तरह से भी रिलेट कर सकते हो, है ना। दोनों तरह से ही आप रिलेट कर सकते हैं कि सुख दुख के साथी क्यों कहा था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वो उसके सबसे निकट होती है। माँ अपनी, बेसिकली बेटी अपनी माँ के सबसे निकट होती है, ठीक है। दोनों ही आपस में निकट होती है, ऐसा नहीं है कि ये इसके इतना निकट है तब जाके ये इतना निकट है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के बीच रिलेशनशिप इक्वल है ना। कि एक तो होता है कि अगर एक गोला है और ये अगर दूसरा गोला है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो बेटी है वो इतना रिस्पॉन्ड करती है। मतलब बेटी जो है उसने, वेट 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 वेट, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, वेट। हाँ देखो, अब ये देखो, ये बेटी है, ये माँ है ना, और ये वाली बेटी है, ठीक है। बेटी जो है उसने अपना इतना सारा पार्ट माँ को दे रखा है, केवल इतना सा ही खुद रख रखा है। यानी कि पूरा जीव होता है, मतलब पूरी जो अपना दिल है वो पूरा का पूरा माँ पे न्यौछावर कर रखा है। केवल इतना पार्ट है जो वो दुनिया के लिए खर्च करती है, और बाकी पूरा दिल वो केवल अपनी माँ पे रखती है ना। इतना सा पार्ट दुनिया के लिए, और इतना बड़ा वाला जो ये पार्ट है ना, ये अपनी माँ के लिए। जबकि माँ क्या कर रही है, इतना छोटा पार्ट बेटी के लिए और बाकी ये पूरा दुनिया के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, दोनों इक्वल हैं। तो आप कैसे भी लिखो, अगर आंसर में अगर आप लिखते हो कि माँ बेटी के निकट थी तो भी सही है, बेटी माँ के निकट थी तो भी सही है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा है, वह अपने सारे सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती थी। दोनों ही अपने सुख दुख बांटती थी। यार मैं कह रही हूँ ना, रिलेशनशिप इज़ ऑफ इक्वलनेस। मैं एक सेकेंड में, आई वॉन्ट टू जस्ट क्लियर दैट। वेट वेट, देखो अब ये जो पेज है, इसके इस बीच वाली लाइन को देखना और फिर मेरे रेशियो वाली बात को समझना। इधर बेटी है, इधर माँ है, ठीक है। लाइन क्या थी उस टाइम पे, लाइन थी, वेट, ये वाली लाइन थी। लाइन क्या थी, लाइन ये थी कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। उसमें ये था कि वह अपने सारे सुख दुख बेटी के साथ बांटती थी। तो अब मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि दोनों ही अपने सुख दुख आपस में बांटती थी। यानी कि देखो, ये बेटी है, इधर लाइन के इधर वाला पार्ट बेटी का है, लाइन के इधर वाला पार्ट माँ का है, ठीक है। तो ये इस तरह का रेशियो था दोनों के बीच में। फ़ोटो में थोड़ा क्लियर दिखेगा, ये देख रहे हो। यानी इसने भी अपना इतना परसेंट दिया है तो इसने भी अपना इतना दिया है। ऐसा नहीं कि ऐसा वाला रेशियो नहीं है, ये देखो, ऐसा नहीं कि बेटी की केवल इतना सा और माँ का इतना सारा, ऐसा भी नहीं है, और ना ऐसा है ना, ठीक है। तो वो चीज़ क्लियर हुई, दोनों का इक्वल सपोर्ट था आपस में। एक तो इसलिए कि माँ को लगता है कि भाई मेरी अंतिम पूंजी है, क्योंकि इक्वली सपोर्ट करने वाली एक अकेली बंदी थी वो, है ना। उसके बाद में क्या है, वह उसकी एक पूंजी। देखो माँ ने क्या करा, जब जब बेटी पैदा हुई उस दिन से लगाकर आज जब उसकी शादी हो रही है तब तक उसने उसे एक पूंजी की तरह पाला, संस्कार दिए। जैसे अगर हम एक पौधा लगाते हैं अपने घर में, फॉर सपोज़ आप करो, देखो अगर हम ऐसे अगर हम एक पौधा लगाते हैं अपने घर में, तो हम उसको डेली पानी देते हैं, उसके ऊपर सनलाइट आने देते हैं। अगर बहुत तेज़ बारिश आती है या बिजली गिरती है तो हम उसे अपने घर के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसका ख्याल रखते हैं, है ना, रखते हैं ख्याल। तो वैसे ही माँ ने भी अपनी जो बेटी है उसका पूरा इतना ख्याल रखा है कि उसको एक एक दिक्कत नहीं होने दी है कभी, है ना। उसको एक पूंजी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, और उसे संस्कार भी दिए। संस्कार मतलब उसको पानी भी दिया, ठीक है। माँ का लगाव बेटी के साथ बहुत बढ़ जाता है। जब पूरी लाइफ एक आप इंसान के साथ निकालोगे तो आपका लगाव तो बढ़ेगा ही यार। इवन वो आपका खुद का बच्चा है तो आपका लगाव नहीं बढ़ेगा, नहीं लगेगा लगाव, है ना। इसलिए उसे विदा करते समय उसे ऐसा लगता है मानो उसका सब कुछ जा रहा हो। इसलिए ही बस माँ को, जब वो बेटी जा रही है घर से, तो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी अंतिम पूंजी थी और अब वो जा रही है। नहीं नहीं, मेरी बेटी जा रही है मतलब मेरा सब कुछ जा रहा है, वो उसको ऐसा फील होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, माँ ने बेटी को क्या सीख दी। माँ ने बेटी को क्या सीख दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अपने आप में ही एक। तो बस इतने 2 क्वेश्चन और है, ठीक है, हो जाएगा। 50 मिनट्स पे हो जाएगा वीडियो ओवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदरता पर गर्व नहीं करना चाहिए और प्रशंसा पर नहीं रीझना चाहिए। उस माँ ने बोला था कि कभी भी अपने आप को दर्पण में देख कर के और जो है ना गर्व मत करना, है ना, इस तरह से।
कभी भी ये मत सोचना कि मैं ही सुंदर हूँ या फिर मैं इतनी सुंदर हूँ, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। खुद को बोली और कमज़ोर दिखाने के लिए दिखाना कभी मत दिखाना, क्योंकि दिखाने पर लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होने देना। वस्त्र और आभूषण केवल आकर्षण के लिए प्रतीक हैं, तो उस आकर्षण से दूर रहना, उनके आकर्षण से दूर रहना। अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाना और उनसे दुखी होकर आत्महत्या मत करना। ठीक है, आग में मत जलना बोला था ना, वैसे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि कन्या का दान कभी भी नहीं हो सकता है, कन्या का दान कभी भी नहीं हो सकता है। कन्या कोई चीज़ नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है और एक परंपरा है जिसको सब दुनिया में हर एक बंदा फॉलो करता है। और कहीं शादी करके लड़कियाँ उस घर में जा रही हैं, तो कहीं शादी करके लड़के इस घर में आ रहे हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि कन्या का दान हो रहा है या फिर पुरुष का दान हो रहा है या फिर कोई लड़के का दान हो रहा है। ना लड़का दान है ना कन्या दान है, ये एक नॉर्मल हमारा एक बॉन्ड है, एक रिलेशनशिप है जो बनता है, इसलिए इन दोनों को साथ रहना होता है। इसलिए अगर लड़की शादी करके लड़का और लड़की दोनों अपने घर से निकल के एक तीसरे घर में रहने लग जाते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि लड़के के घर वालों ने लड़का दान किया और लड़की के घर वालों ने कन्या दान किया, ये तो नहीं है। ठीक है, दोनों अपनी मर्ज़ी से अलग हुए हैं अपने घर वालों से, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जी सकें। ठीक है, माँ बाप का काम था जब तक ना समझते बच्चे उनको बड़ा करना, जैसे ही बच्चे समझदार हुए उन्हें अपने घर से निकाला और उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित किया। क्योंकि जब तक आप 20-21 साल के होते हैं तभी आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। तो वहाँ जहाँ आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, वहाँ अगर आप अपने घर से निकल के दूसरे घर में जाकर या फिर तीसरे घर में जाकर रह रहे हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और ये कोई कन्यादान नहीं है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे ही क्वेश्चन है कि क्या ये कन्यादान की बात आपके दिमाग के अनुसार कहाँ तक ये बात उचित है या फिर ये बात अनुचित है। तो वो हम लिखते हैं, कन्या के लिए दान का शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल अनुचित है और ये अपमानजनक है, ये एक अपमान की बात है। कहते हैं कन्यादान बहुत बड़ा दान है, लेकिन मुझे लगता है या फिर जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं या फिर जो लेखक हैं उनको ऐसा लगता है ये अपमानजनक बात है। अपमानजनक यानी इससे लड़कियों का अपमान हो रहा है, लड़कियों को कमज़ोर बताया जा रहा है कि कन्या का दान हो रहा है और पुरुष उसे लेकर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक परंपरा को फॉलो किया जा रहा है, केवल एक शादी हो रही है, दो लोगों के बीच में बॉन्ड बन रहा है जिससे कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, जिससे कि फैमिली आगे बढ़े। ठीक है, जिससे कि हम कहते हैं ना वो पीढ़ियाँ आगे बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का एक ये बॉन्ड है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, ये कोई कन्यादान नहीं है। ठीक है, तो ये एकदम अनुचित बात है, ये एकदम गलत बात है और इवन ये अपमानजनक बात है। दान वस्तुओं का होता है, व्यक्तियों का नहीं। ठीक है, दान वस्तुओं का, चीज़ों का होता है। पेन दे दी, पेंसिल दे दिया, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, चाहे फिर आपने किसी को पैसा दे दिया, लेकिन यू कैन नॉट गिव अ पर्सन टू अनदर पर्सन या फिर अनदर फैमिली। आप एक इंसान को पूरा का पूरा उठा के दान नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये है ही नहीं, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि इंसानों का दान होना उचित है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बेटी के साथ माता पिता का अनन्य संबंध है, अनन्य यानी अपार संबंध है या फिर एक तरह का अच्छा संबंध है, तो उसको आप कहीं पर भी फॉरगेट नहीं कर सकते हो। कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई हम कहते हैं ना कि फॉरगेट होता है ना, जैसे किस चीज़ को हम फॉरगेट करते हैं, हम एक बार के लिए रिलेशनशिप फॉरगेट कर सकते हैं कि किसी के साथ अगर आप रिलेशन में थे, आपने उस रिलेशन को तोड़ा, दैट इज़ ब्रेकअप, तो वो ठीक है, हो गया ख़त्म। बट यू कैन नॉट ब्रेकअप विद योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता के साथ ब्रेकअप नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसलिए ये कन्यादान वाली बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटी के साथ माता पिता का तो संबंध लाइफ लॉन्ग है, उसको आप रोक ही नहीं सकते, उसको आप टोक ही नहीं सकते। ठीक है, कन्या की अपनी स्वतंत्रता है, शादी के बाद भी उसका जुड़ाव अपने मायके से बना रहता है। ठीक है, कन्या की अपनी स्वतंत्रता है, हर एक इंसान की अपनी स्वतंत्रता होती है, वैसे ही कन्या की अपनी स्वतंत्रता है, वो चाहे तो शादी करे, नहीं तो नहीं करे। ठीक है, अगर वो चाहे जिससे शादी करे, चाहे तो उसके घर में जाके रहे, चाहे तो उसे अपने घर में ला कर रखे, नहीं तो चाहे तो उसे कहे कि तू भी मेरे साथ चल, अपन दोनों कहीं और जाकर रहेंगे। ठीक है, चाहे तो ये करे कि उसे बोले तू बाहर जाकर नौकरी कर, मैं अपने ही घर पे रहूँगी, तेरे घर पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चाहे तो बोले मैं बाहर जाकर नौकरी करती हूँ, तुम अपने ही घर पे रहो, चाहे बोले कि हम दोनों फैमिलीज़ को कंबाइन करके रखेंगे, कुछ भी हो सकता है ना। एंड इवन सब लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये कोई कन्यादान नहीं है, दैट्स इट। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि कन्या का कभी दान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब आप ये बात गांठ बांध लो और ये बात आप
जब भी कहीं पर भी आपको इस बात पर चर्चा होती दिखे तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको एक एक करके आगे उनके रखने चाहिए, हर किसी के सामने रखने चाहिए, ताकि आपकी बात प्रूव हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत पढ़ना है अभी तो, है ना। 50 मिनट्स पे एक्यूरेट एंड करूँगी, तब तक टाइम पास हो रहा है। ओके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, प्लीज़ कमेंट करो, कुछ तो